संधि शब्द की यदि हम व्युत्पत्ति देखें तो संधि जो शब्द है वो सम उपसर्ग है, और उसमें धातु है, और उसमें ई प्रत्यय है, इनके योग से बना है। धा क्या है इसमें? धातु है। यानी कि दो शब्द हो गए मूलतः, एक तो सम हो गया, उपसर्ग हो गया, और दूसरा धी हो गया। धा में ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बना? धी। ठीक है। तो सम का जो अर्थ है, सम का जो अर्थ है सम्यक या समान रूप से, या बराबर, ये सम के अर्थ हैं। ठीक है। और दूसरा जो है धी का अर्थ है मिलाना, अर्थात ध्वनियों को मिलाना या जोड़ना। ध्वनियों को मिलाना या जोड़ना ही क्या है? संधि है। ये संधि का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है। अब बात आती है कि सही मायने में संधि से तात्पर्य क्या है, परिभाषा क्या है संधि की, संधि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, वो हम देखेंगे। तो सम उपसर्ग का तो अर्थ देखो दो, यदि हम इसकी व्युत्पत्ति जन्य अर्थ देखें तो ये सम उपसर्ग है, धा धातु है, ई प्रत्यय है इसके अंदर, है ना। धा में ई जोड़ेंगे तो धी बन गया। तो सम का अर्थ क्या हुआ? सम्यक या समान रूप से या बराबर, और धी का अर्थ है मिलाना, अर्थात ध्वनियों को मिलाना या जोड़ना। ये संधि शब्द का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है। समझ गए? अब परिभाषा क्या है संधि की? किन्हीं दो निकटतम ध्वनियों के विकार पूर्ण योग को संधि कहते हैं। किन्हीं दो ध्वनियों के, किन्हीं दो निकटतम का मतलब है पास पास आने वाली, समीप आने वाली जो दो ध्वनियां हैं, उनके विकार पूर्ण योग को संधि कहेंगे। अब निकटतम से तो तात्पर्य हमने क्या निकाल लिया कि समीप आने वाली या पास पास आने वाली जो दो ध्वनियां हैं, दो ध्वनियां मिलने वाली है उनके। और विकार से तात्पर्य क्या है? विकार से यहाँ तात्पर्य है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। यानी कि यदि दो ध्वनियां मिल रही है और उनमें यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनमें विकार कोई नहीं आ रहा है, तो वहां संधि नहीं होगी। जैसे कि यदि हम लिख देते हैं गंगा धन धर, तो ये क्या बन गया? गंगाधर। इसमें समास तो हो सकता है किंतु इसमें संधि नहीं है। दो पदों का योग है ये, तो कोई परिवर्तन हुआ क्या? यहाँ देखो दो निकटतम ध्वनियां कौन सी है यहाँ पर? ये जो प्लस का चिन्ह है, ये धन का जो चिन्ह है, इसके इस तरफ कौन सी ध्वनि है? आ ध्वनि है। और इधर कौन सी ध्वनि है? ध ध्वनि है। आ और ध ना, यहाँ पर देखो कौन सी ध्वनि है? आ। और यहाँ पर ध। कोई विकार हुआ क्या? परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये संधि नहीं है। ये क्या है? इसको कहेंगे संयोग। क्या कहेंगे? संयोग। ये संधि नहीं है। ठीक है, संधि ये नहीं है। दूसरा यदि हम लिख रहे हैं यहां पर कि गण धन ईश, गण धन ईश उत धन योग। अब यहां पर आप देखें, यहां पर ऐश्वर है और इधर ईश्वर है, और इन दोनों के योग से ए बन गया। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? विकार हुआ कि नहीं हुआ?
तो यहां पर हम संधि कहेंगे, ये संधि है, ये संधि पद है। इसी प्रकार ये तय व्यंजन है, आगे यह व्यंजन है। ये तय जो है ये यह के आने से क्या बन गया, तय बन गया। और कैसे बना, क्यों बना, ये आगे हम चर्चा करेंगे। अभी तो आप देखें कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। विकार हो रहा है तो इसका तात्पर्य ये संधि पद है। जहां विकार नहीं हो वो संयोग है, और जहां विकार हो वो संधि है। समझ गए? नीचे लिखे हैं कि संधि में ध्वनियों में विकार विकार आना अनिवार्य है। यदि दो ध्वनियों के मिलने से उनमें कोई विकार नहीं आता है, उनमें कोई विकार नहीं आता है, कोई विकार नहीं आता है, तो वहां संधि न होकर संयोग होता है। संयोग होता है। जैसे लीलाधन धर, है ना, क्या बन गया, लीलाधर। इसमें कोई भी विकार नहीं हुआ, तो ये किसका उदाहरण है, ये संयोग का उदाहरण है, संयोग। दूसरी तरफ मानव धन इतर, ये हो गया मानवेत्र, ये संधि का उदाहरण है। क्योंकि ए और ई मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। तो इसमें विकार आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, संधि का उदाहरण हो गया। समझ गए? संधि किसको कहते हैं ये हमने समझ लिया। अब देखो संधि के भेद कितने हैं। संधि के प्रमुख रूप से 3 भेद माने गए हैं। स्वर संधि, जिसको संस्कृत में अच संधि भी कहा जाता है। अच का अर्थ होता है स्वर, इसको अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। इसको हल संधि भी कहा जाता है। तीसरा जो इसका भेद है वो है विसर्ग, और विसर्ग संधि का संबंध जो है, वैसे संधि का पूरा प्रकरण जो है वो संस्कृत का है। संस्कृत के जो तत्समनिष्ठ जो शब्द हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हीं में संधि का प्रकरण है ये पूरा का पूरा। हिंदी की संधियां अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। जैसे कि हिंदी की संधियों की मैं बात करूं तो जैसे कि जब शब्द है, कौन सा शब्द है, तब शब्द है, जब शब्द है। अब तब शब्द में ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तभी। तब में ही जोड़ने पर क्या बन गया, तभी। बै किसमें बदल गया, भय में। तो परिवर्तन तो हुआ ना, विकार तो हुआ ना, तो इसमें संधि है। लेकिन हिंदी की संधियों के अभी नियम निश्चित नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी संधियां हैं, लेकिन तो ये जो संधि की अपने बात करें, पूर्णतः संस्कृत के जो तत्सम प्रधान जो शब्द हैं उन पर आधारित है। अब सबसे पहले अपने पढ़ेंगे स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। स्वर संधि, तो स्वर संधि कहते किसको है, देखो
क्या परिभाषा दी जा सकती है स्वर संधि की? स्वर के साथ क्या आना चाहिए? केवल स्वर ही आना चाहिए। स्वर के साथ स्वर के विकार पूर्ण योग को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के विकार पूर्ण योग को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें, नर धन अधम, यहां पर देखो आप ए स्वर है और इधर भी कौन सा स्वर है? ए। तो ए के साथ ए यानी स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है, नराधम। इसी प्रकार से पर धन उपकार, तो यहां देखो ए ध्वनि है, ये भी स्वर है, आगे ऊ है, ये भी स्वर है, और क्या बन रहा है? परोपकार। तो स्वर के साथ स्वर के विकारपूर्ण योग को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। समझ गए? भेद यदि पूछे जाएंगे तो स्वर संधि के ही पूछे जाएंगे, व्यंजन संधि के भेद नहीं है। नियम अपने पढ़ेंगे जरूर, हालांकि भेदों के रूप में उनको वर्गीकृत भी करेंगे ताकि समझने में सुविधा रहे, आसानी रहे। लेकिन भेद जो पूछे जाते हैं वो किसके पूछे जाते हैं परीक्षा में? स्वर संधि के ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए स्वर संधि के भेद भी अपने देख लेते हैं। स्वर संधि के भेद कितने हैं? पहला इसका जो भेद है, 5 भेद है इसके, पहला जो भेद है वो कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये इसका पहला भेद है। 5 भेद है इसमें कुल, ये पहला कौन सा आ गया? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा इसमें जो है वो है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है इसमें यण स्वर संधि। और पांचवा इसमें भेद है अयादी स्वर संधि। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि है, फिर यण है, और फिर अयादी स्वर संधि। ये 5 इसके भेद हैं। समझ गए? अब देखो दीर्घ स्वर संधि, इन सारी जो ये 5 भेद हैं इनको समझने के लिए अपने एक सूत्र का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि स्वर कितने हैं सारे? ये इतने 11 स्वर माने गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले संधि कौन सी है स्वर संधि में? दीर्घ स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर होते कौन से हैं? आ ई उ। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि सहजातीय स्वर मिलते हैं। जैसे ए का मेल हो गया, ई का मेल हो गया, उ का, ये क्या है? सहजातीय स्वर। यानी दोनों पास पास आने वाली ध्वनियां क्या होंगी? सहजातीय होंगी। ए के बाद या तो ए ही आएगा या फिर आ आएगा। यानी इन दोनों में से आगे पीछे कोई भी आ सकता है, पहले आ बाद में ए, दोनों तरफ भी आ सकता है, दोनों तरफ ए आ सकता है। लेकिन बनेगा क्या? दीर्घ वाला स्वर। इन दोनों में से दीर्घ कौन सा है? आ है, तो ये रहेगा। इन दोनों में से कौन सा है? जब संधि होगी तो यही रहेगा। इन दोनों में से ये वाला पद रहेगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। गुण का मतलब क्या होता है? जैसे कि यदि हम दूध में छाछ डाल दें तो क्या रह जाता है? छाछ रहती है कि दूध रहता है? छाछ रहती। दही, नई चीज आ गई, गुण ही बदल गया। गुण ही क्या हो गया? बदल गया। तो संधि को भी ऐसे पढ़ सकते हैं
कि ए या आ के बाद में अगर ई आता है तो ये दोनों ही नहीं रहते, इनके स्थान पर ए आ जाता है। जैसे न छाछ रहा न दूध रहा, दही आ गया, वैसे ए आ गया नया पद, गुण ही बदल गया। उसी प्रकार से ए या आ के बाद में ऊ आता है तो दोनों के बदले ओ आ जाता है। वहां कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। और ए या आ के बाद में री आता है तो दोनों के बदले क्या आ जाता है? अर आ जाता है। ये गुण का नियम हो गया, गुण का नियम हो गया। अब वृद्धि संधि में क्या होता है? देखो ए या आ के बाद में ई ऊ री वाला तो किस में मामला आता है? गुण में आता है। ये तो पढ़ लिया ना कि ए या आ आए, उसके बाद में ई या ई में से कोई आता है तो दोनों के बदले ए आ जाता है। ऊ या ऊ आए तो ओ आ जाता है, री आए तो अर आ जाता है। अब आगे क्या देखो, ए आए ओ औ है। अब नियम कहता है वृद्धि का कि पहले तो ए या आ आए, गुण में भी पहले ए या आ आएगा, वृद्धि में भी पहले ए या आ आएगा, लेकिन गुण में बाद वाले पद जो है वो इन 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 व्यंजनों में से, इन स्वरों में से आएंगे, ई ऊ और री, इन 5 स्वरों में से कोई एक आएगा गुण में। वृद्धि में क्या आएगा? वृद्धि में इन चारों में से कोई एक आएगा। ए या आ के बाद में अगर ए आता है तो दोनों ध्वनियों के बदले वृद्धि वाला पद रह जाएगा। ये वृद्धि वाला है ना, वृद्धि। आप इसको एक डंडे और दो डंडे में कह सकते हो ना, तो ये वृद्धि वाला स्वर है, तो ये इसमें रह जाएगा। ए या आ के बाद में ओ आता है तो क्या रह जाएगा? आओ रह जाएगा। अब कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई, सारे स्वर खत्म हो गए ना ए या आ के बाद में। अब यण स्वर संधि आती है। अब ए या आ के बाद में आगे वाले स्वर ले लो, कौन से आ रहे हैं? ई ऊ री, ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब यण क्या कहती है कि ई ऊ री, इनमें से कोई भी एक स्वर आता हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आता हो। भिन्न स्वर का मतलब क्या है कि या इधर अगर ई या ई आ रहा है तो ये बाद में ई या ई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई भी स्वर आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है ना, ओ आ सकता है, कोई भी। लेकिन ई या ई से भिन्न, तो नियम क्या कहता है कि ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ये ई य में बदल जाएगा, ऊ वै में बदल जाएगा, री रै में बदल जाएगा। केवल ई एक ही स्वर बदल रहा है। अब तक तो क्या थे? दोनों ध्वनियां बदल रही थी। ए या ए के बाद में ए आ रहा है तो दोनों मिलकर के आ बना रहे थे। कौन सी संधि में? दीर्घ स्वर संधि में। फिर गुण में क्या हुआ कि ए के बाद में ई आ रहा है तो दोनों मिलकर के ए बना रहे थे। फिर वृद्धि में क्या हुआ? ए के बाद में ए आ रहा है तो दोनों मिलकर के ए बना रहे थे। यण में क्या हो रहा है? ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ये ई केवल किस में बदलेगा? यह में बदलेगा। आगे वाले स्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं यहां पर, जैसे अति है और आगे उक्ति शब्द लिखा हुआ है, तो ये ई बदल गया किसमें? यह में बदल गया। व्यंजन में कोई भी स्वर जब मिला होता है वो निकल जाए उससे बाहर तो व्यंजन आधा रह जाता है, क्योंकि व्यंजन तो स्वर से ही पूरा होता है ना। तो यहाँ तय तो आधा रह गया, ई बदल गया यह में। आगे क्या कौन सा स्वर है? ऊ है ना, ऊ की मात्रा लग गई। आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, एक मैंने एक उदाहरण दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई ही केवल यह में बदलेगा। अगर ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो केवल ऊ ही वह में बदलेगा। जैसे कि मनु धन अंतर, ऊ के बाद में ऊ तो नहीं है ना, भिन्न स्वर है, तो ऊ किस में बदल गया? वह में। वह में देखो आधे में हलंत है नीचे लगा हुआ। अब ऊ वह में बदल गया तो न तो क्या हो गया? आधा हो गया। ऊ किस में बदला? वह में। आधे में बदला ना, व्यंजन में, हलंत व्यंजन में। अब इसमें स्वर मिलाएंगे कौन सा? ए मिलाएंगे तो वह क्या हो गया? पूरा हो गया। सिंपल है संधि, कोई कठिन बात नहीं। री के बाद री अगर आता है और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री किस में बदलेगा? रै में बदल जाता है। ये यण स्वर संधि है। अब अयाधी संधि है। अयाधी संधि कहती है कि भाई ए अय कौन से स्वर बच गए? अब ये बच गए 4। अयाधी संधि कहती है कि अगर ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, यानी कि ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ये जो ए है ना ये अय में बदल जाएगा। अगर अय के बाद भिन्न स्वर आता है तो ये अय आय में बदल जाएगा। आगे वाले पर कोई असर नहीं है, केवल ये ए अय बदल रहे हैं।
ओ जो है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ किस में बदलेगा, अव में, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आ में बदलेगा। स्वर संधि खत्म हो गई, खत्म हो गई। हाँ, आप सारा करेंगे, अभी तो मैंने भूमिका बनाई है। ए के बाद भिन्न स्वर आया तो ए किस में बदल गया, अया में। जैसे देखो ये ए है, इधर प्लस के इस तरफ कौन सा स्वर है, ए है। आगे भिन्न स्वर है ना, भिन्न स्वर का मतलब ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर, ए से भिन्न। हाँ, क्या चीज है, हाँ, जैसे ए है ना, ए के बाद में ए से भिन्न कोई भी आना चाहिए। अब यहां पर ये गुण नहीं बता रहा हूं, ये अयादी बता रहा हूं, अयादी। तो इसमें जो है ए के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये ए जो है ये किस में बदलेगा। अब जैसे ही ए है, ए निकालो इसमें से बाहर, और आगे क्या है, ए मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया ए यहां पर। अब ए के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो ये ए किस में बदल रहा है, अय में। अब जोड़ दो इनको, न में है जोड़ा, न पूरा, य में है जोड़ा, यह पूरा, ये बन गया न य न। समझ गए, अब समझोगे। ये तो मैंने बताया है कि अगर मुझे 5 मिनट में संधि पढ़ानी है तो फिर ऐसे पढ़ाता हूँ। सारी स्वर्ण संधि यदि 5 ही मिनट में समझानी हो और कोई समझने वाला थोड़ा विद्वान शिष्य हो तो वो समझ सकता है। अब देखो, स्वर संधि का पहला भेद है कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। और इसका नियम क्या है, इसका दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या है कि यदि पास पास आने वाले, आने पास पास आने वाली ध्वनियां सजातीय स्वर हों। एक तो ये दिमाग में रखना भी सजातीय स्वर कौन से हैं, तो सजातीय स्वर जो है ना वो कौन से हैं, 6 हैं, ए आ ई और ऊ। ठीक है, वैसे तो री री भी है लेकिन वो संस्कृत में री चलता, हिंदी में चलता नहीं है। ठीक है, तो सजातीय स्वर हो, यदि पास पास आने वाली ध्वनियां सजातीय स्वर हो, चाहे वे ह्रस्व हो या दीर्घ, चाहे वे ह्रस्व हो या दीर्घ, तो दोनों के बदले उसी जाति के दीर्घ स्वर की रचना होगी। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो ये बात समझ में आ गई। चाहे वे ह्रस्व हो या दीर्घ, पास पास आने वाली दोनों ध्वनियां सजातीय होनी चाहिए, तो उसी जाति के दीर्घ स्वर की रचना होगी। अब जैसे उदाहरण देखो, जैसे पहला हम इसमें देखेंगे, ए या आ के बाद में अगर ए या आ आता है तो दोनों के बदले क्या बनेगा, आ बनेगा। 4 स्थितियां इसकी बन सकती है। कितनी स्थितियां बन सकती है, जैसे एक तो क्या, ए के बाद में ए आएगा तो भी दीर्घ स्वर की रचना होगी तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर ए के बाद में आ जाए तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। पहले आ जाए और बाद में ए आता हो तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा।
और दोनों तरफ यदि आ आता हो तो तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। समझ में आ गई बात। ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, ये ह्रस्व है ये दीर्घ है, तो भी दोनों के बदले उसी जाति के दीर्घ स्वर की रचना होगी। इधर क्या आ रहा है, सब में देखो आ ही आ रहा है। क्या आ रहा है, आ ही आ रहा है। जैसे देखो तप धन अर्पण, क्या लिखा है, तप धन अर्पण। अब प्लस का जो चिन्ह है इसके तरफ, इस तरफ कौन सी ध्वनि है, पै पूरा लिखा है, इसका मतलब यहाँ पीछे कौन सी ध्वनि है, ए ध्वनि है, ए स्वर आ गया। आगे भी क्या है, ए, तो दोनों तरफ ए हो तो भी क्या बनेगा, आ। तो अब यहाँ पर पै के ऊपर हमें आ की मात्रा लगानी है, इस आ ए को हटा देना है, ये हो जाएगा तय पा, है ना, और आगे जो कहते हो तपार्पण। लिख लिया। इसी प्रकार का उदाहरण देखो और है, युद्ध धन धन आरंभ। अब इसमें देखो दूसरे नियम के अनुसार, देखो यहां पर ए है और यहां पर क्या है, आ है, और यहां पर भी देखो क्या है, ए ध्वनि है, ध नहीं है, क्या है। इसमें से आधा व्यंजन कौन सा है, द है कि ध है, बताओ आधा कौन सा माना जाएगा, आधा कौन सा है, द है कि ध है, द है। और पूरा कौन सा है, स्वर साथ ए स्वर किसमें मिला हुआ, ध में मिला हुआ है कि द में मिला हुआ है, ध में, बाद वाले में मिलता है ना। तो नीचे लगा जरूर है लेकिन ध ही माना जाएगा, पूरा आधा द माना जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो युद्ध धन आरंभ, ए और आ मिलकर के आ बनेगा, तो ये हो जाएगा युद्धा रंभ, युद्धारंभ। यहां क्या है, आ है, और यहां क्या है, ए है। महाधन अर्जन, तो ये क्या हो जाएगा, महार्जन। समझ गए ना, ये तो महार्जन। यहां देखो अगर दोनों ही तरफ आ हो तो कैसा रहेगा, दोनों ही तरफ यदि आ हो तो कैसे रहेगा, देखो महाधन आशय, आ और आ, तो दोनों का क्या बन जाएगा, आ, और ये हो जाएगा महाशय। महाशय पहला नियम हो गया ना। सजातीय स्वर कितने हैं, 6 हैं। इसी प्रकार से ई के बाद में अगर ई आता हो तो दोनों के बदले उसी जाति के दीर्घ स्वर की रचना होगी, ई की रचना होगी। कैसे, वही कहानी यहां है, ई के बाद अगर छोटा ई आए तो भी दोनों तरफ, तो भी क्या बनेगा, ई बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। जैसे उदाहरण देखो, अति धन इव, अभिधन इष्ट, इधर ई है इधर भी छोटा ई है, दोनों का बढ़ेगा बड़ा ई, तो क्या हो जाएगा अतीव, ठीक है। अभिधन इष्ट है, क्या हो जाएगा अभीष्ट, ठीक है। दूसरा देखो, ई है और आगे बड़ा ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, फिर भी दीर्घ ई होगा। जैसे कि कपिधन ईश्वर, कपिधन ईश्वर, और ये हो जाएगा
कपीश्वर, कपीश्वर। अगर आ जाए पहले ई बड़ा और बाद में छोटा, यानी दीर्घ के बाद में ह्रस्व ई आता हो तो भी दीर्घ री ही बनेगा। जैसे उदाहरण देखो, नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा क्या हो जाएगा? नारी इच्छा। और दोनों तरफ ई आ जाता हो तो क्या बनेगा? देखो उदाहरण देखे, सती धन ईश, सती धन ईश क्या हो गया? सतीश। लिख लिया। अब देखो और उदाहरण देखो, योगी धन ईश्वर, योगीश्वर। लेकिन ध्यान देना, अगर योगीश्वर का संधि विच्छेद कहीं योगिन धन ईश्वर लिखा हुआ है तो ये सही है। कुछ हिंदी में कुछ शब्द हैं जैसे कि संस्कृत के, जैसे योगिन, प्राणिन, मंत्रिन, पक्षिन, राजन, युवन, इनके पीछे क्या आता है? न आता है, न आता है। इसी प्रकार से जैसे राजाज्ञा का, राजाज्ञा शब्द है, उसका संधि विच्छेद करना हो तो राजा धन आज्ञा ही करते हैं हम तो लोग। न हटाएंगे तो वो आ बन जाता है, मात्रा दीर्घ हो जाती है। आप नीचे लिख लें, योगिन धन ईश्वर है, न जैसे हटाएंगे गै पर मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और बड़ी मात्रा मिल करके क्या हो गया? बड़ी मात्रा ही बनेगी, तो ये योगीश्वर हो जाएगा। सही इसका संधि विच्छेद ये है। नीचे लिख सकते हैं कि संस्कृत के कुछ शब्दों के अंत में न आता है, न हटाने पर न से पूर्व ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। वो शब्द कौन कौन से देखो, प्राणिन, प्राणिन में से न हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्राणी। राजन, न हटाएंगे क्या हो जाएगा? राजा। युवन, न हटाएंगे क्या हो जाएगा? युवा। पक्षिन, पक्षी। मंत्रिन, मंत्री। इसलिए यदि ये शब्द यदि लिखे हुए हो कहीं पर आपको दिख जाएं तो इनकी ही संधि ठीक माननी चाहिए। जैसे राजाज्ञा है तो राज, राज, राजा धन आज्ञा अगर लिखा हुआ है तो वो भी सही है, लेकिन राजा धन आज्ञा के साथ साथ ऑप्शन में यदि राजन धन आज्ञा लिखा हुआ है तो उसी को सही करना है, राजन धन आज्ञा को ही। हाँ जी, किसमें? हाँ, योगीश्वर में योगिन, योगिन है ना, तो योगी हो जाएगा। अगर शब्द शुद्धि में लिखा हुआ हो, जैसे कि
योगीराज, क्या लिखा हुआ है? योगीराज लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल लिखा हुआ है। तो यही शुद्ध होते हैं, यही शुद्ध होते हैं, समझ गए? अगर इनको अलग लिखेंगे तब मात्रा बड़ी लगेगी, योगी, मंत्री, ठीक है ना। इसी प्रकार से पक्षी वृंद लिखा हुआ हो तो उसमें मात्रा छोटी होगी। तो हमने लिख लिया, ई वाले उदाहरण कर लिए। अब तीसरा देखो, इसमें ऊ के बाद में अगर ऊ आता है तो दोनों के बदले ऊ हो जाएगा। देखो, भानुधन उदय, भानुधन उदय। अब यहां पर ह्रस्व ऊ है, आगे भी ह्रस्व ऊ है, क्या हो जाएगा? भानुदय, भानुदय। इसी प्रकार से देखो, सिंधु धन ऊर्मी, ऊर्मी नाम है लहर का, मात्रा बड़ी लगती है ऊ की ऊर्मी में। अब इधर तो ह्रस्व है, इधर दीर्घ है, तो क्या हो जाएगा? सिंधूर्मी। इसी प्रकार से देखो, वायुधन, वायुधन ऊर्जा, इधर भी ह्रस्व ऊ है और इधर दीर्घ है, तो ये क्या हो जाएगा? वायु ऊर्जा। वधु, मात्रा बड़ी है, वधु कौन सी? वधु, वधु बीननी, मात्रा क्या है देखो, बड़ी है। वधूधन उत्सव, वधूत्सव। वधूत्सव। और दोनों तरफ बड़ी मात्रा लग जाए तो, जैसे कि भूधन ऊर्जा या ऊर्जित, तो भूर्जित, भूर्जित। समझ में आई? इधर भय पर किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की। वधूत्सव आएगा, से हट गया क्या? वधूधन उत्सव तो वधूत्सव। ये देखो, भूधन ऊर्जित, यहां पर भी ऊ है, यहां पर भी ऊ है, तो दीर्घ ऊ ही आएगा आगे भी, भूर्जित। ये तो हमने दीर्घ संधि का विच्छेद, विच्छेद युक्त पद उनकी संधि करनी सीखी है, अब संधि विच्छेद करना सीखेंगे। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? दिनारंभ, नैनाकाश, नारीश्वर, अनुदित, बहुत्तर, लघुत्तर, महानंद,
अतीत, मुनिंद्र, अब यहां पर देखें दिन आरंभ है, हमें पता है कि एक शब्द तो इसमें दिन है, हमें पता है ना, और संधि विच्छेद यहां से होगा ये भी पता है। अब यह कौन सा स्वर है, आप देखो आ, आप देख लो आ, और ये याद भी कर लो, आ यानी बड़ा आ, बड़ी ई और उ, ये दीर्घ स्वर संधि में बनेंगे। ए ओ अर गुण में बनेंगे, ए ओ अर किसमें बनेंगे, गुण में बनेंगे। अय और औ वृद्धि में बनेंगे, य व र यण में बनेंगे, अय आय अव आव अयादि में बनेंगे। तो जहां से संधि विच्छेद हो रहा हो वहां अगर अय आ रहा है इसका मतलब अयादि संधि है, और अयादि संधि का नियम तुरंत से याद आ जाना चाहिए। अयादि में क्या होता है, ए अय ओ औ के बाद भिन्न स्वर आता है, तो ए अय में, अय आय में, ओ अव में, और औ आव में बदलता है। अगर आव आ रहा है तो इसका मतलब हमें पहले कौन सा स्वर लेना होगा, औ लेना होगा। अगर अव आ रहा है जैसे कि पवन, भवन, भवन में कौन सी ध्वनि आ रही है, भव यानी अव आ रहा है, तो अव किससे बनता है, ओ से, तो भो, भय पर कौन सा बना दो स्वर, ओ, भो, और आगे वह में कौन सा स्वर है, ऐ ही है, तो भो प्लस अन, ऐसे कर दो। तो यहां पर आ रहा है, आ दीर्घ स्वर संधि में आता है। और आ कब बनता है, जब ए या आ का मेल हो, या ए का मेल हो, या आ ए का मेल हो। अब हमें ये देखना है कि इस तरफ हम दिन लिखें कि दिना लिखें, मूल शब्द दिन होता है कि दिना होता है, तो दिन लिख दो। और आरंभ होता है कि आरंभ होता है, आरंभ, आरंभ लिख दो। ए और आ मिलकर के आ बन गया, आ दीर्घ स्वर संधि हो गई, दिन आरंभ। तो ऐसे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब यहां पर देखो नयन आकाश, नयन आकाश दो शब्द हैं इसमें, एक नयन है एक आकाश है, तो यहां से संधि हो रही है। तो नयन, हालांकि नयन में भी संधि है, यहां आ है, या आकाश लिखेंगे या आकाश लिखेंगे, आकाश होता है, आकाश नहीं होता है। नारीश्वर, एक पता है शब्द कौन सा इसमें, नारी शब्द है, तो यहीं से विच्छेद हो रहा है। यहाँ ई है, तो ई कब बनेगा, जब दोनों तरफ ई हो। तो नारी में मात्रा छोटी कि बड़ी, बड़ी, और आगे ईश्वर में मात्रा छोटी कि बड़ी, छोटी थोड़ी लगती है, बड़ी लगती है। ईश्वर होता है, ईश्वर थोड़ी होता है, ईश्वर है। अब ऐसे ही ध्यान रखो, पढ़ पढ़ के ही। हाँ, कुछ स्थितियों में फंस जाओ तो स्त्रीलिंग शब्द है उन पे मात्रा छोटी बड़ी, और पुल्लिंग शब्दों पे छोटी लगती है। पति छोटी, पत्नी बड़ी, नारी बड़ी मात्रा है, स्त्री बड़ी मात्रा है, नदी बड़ी मात्रा है, सिंधु नाम पुल्लिंग है, मात्रा छोटे ऊ की है। उर्मी लहर तो बड़े ऊ की मात्रा है, ऊर्जा बड़े ऊ की मात्रा है। ऐसे थोड़ा आकलन किया जा सकता है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है, रट्टा है, आड़ू सूत्र है। तो शब्द का तो ध्यान, भाई हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं, देखो ईश्वर थोड़ी कर रहे हैं, उच्चारण क्या करते हैं, हे ईश्वर, ई बड़ा ही बोल रहे हैं ना, तो बड़ा ही लिखो। पति में मात्रा छोटी बोल रहे हैं हम, पति या पति बोल रहे हैं, पति बोल रहे हैं या पति बोल रहे हैं, और पत्नी बोल रहे हैं, पत्नी बोल रहे हैं, पत्नी, तो मात्रा बड़ी है। नारी या नारी, क्या नारी बोल रहे हैं, तो नारी में मात्रा बड़ी है। भूमि, देखो भूमि या भूमि बोल रहे हैं, भूमि, तो मात्रा ऊ की बड़ी है, भूमि, मी पे रुक रहे हैं, छोटी मात्रा है ई की। या भूमि बोल रहे हैं, भूमि नहीं बोल रहे हैं, भूमि बोल रहे हैं, भूमि, भूमि, तो भू बड़ा है, ऊ की मात्रा बड़ी है, और ई की मात्रा मैं पर छोटी है। आकाश, आकाश, काश,
तो उच्चारण में ही अंतर पता चल जाता है, उच्चारण में अंतर पता चल रहा है। अब देखो यहां पर अनुदित है, बड़े ऊ की मात्रा है, सीधी सी बात है, बड़ा ऊ दो ऊ के मिलने से बनेगा। अब अनु में मात्रा छोटी होती है बड़ी होती है? छोटी। अनु उपसर्ग है ना, उपसर्ग चाहे कोई भी है मात्रा छोटी लगेगी, चाहे आप कोई भी उपसर्ग देख लो। प्रति मात्रा छोटी है, अति मात्रा छोटी है, अनु मात्रा छोटी है, नी मात्रा छोटी है, ठीक है। तो उपसर्ग में मात्रा छोटी रहेगी, चाहे वो अति है, चाहे अधि है, चाहे अपि है, छोटी। अनु आगे देखो, उदित होता है, उदित होता है, उदित यानी ऊ छोटा। ये तो स्व विवेक का काम है कि ऊ छोटा आएगा या बड़ा आएगा। बहुतर, बहु पे मात्रा छोटी कि बड़ी बताओ? बड़ी नहीं लगेगी। एक बहु होता है जो बीननी वाला होता है ना, उसमें बड़ी लगती है। एक बहु मतलब अनेक, लिख देते हैं अपने बहुसंख्यक। बहु का मतलब क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन बोलते हैं तो गलत है, बहुवचन का मतलब हो गया बिननी के वचन, और बहुवचन का मतलब हो गया बहुवचन। बहु बहु क्या बोल रहे हैं? बहु न कि बहु, बहु मात्रा छोटी। इसी प्रकार से लघु या लघु, लघु नाम ही लघु है। अब मह होता है कि महा होता है? महा, देखो आ है, और आनंद या आनंद, आनंद आनंद, आनंद हो गया। अतीत, अति मात्रा छोटी की बड़ी? छोटी, उपसर्ग है ना अति, और आगे इत होता है कि ईत होता है? इत, इत, इत प्रत्यय है। अति धन इत, अतीत, समझ गए? मुनिंद्र, मुनि नाम पुल्लिंग है तो मात्रा छोटी, मुनि ना कि मुनि। मुनि, मुनि होता है, मुनि होता है, मुनि, मुनि बोलते हैं ना अपने, मुनि। तो मुनि में मात्रा छोटी, और धन इंद्र में मात्रा छोटी, मुनिंद्र। ऐसे संधि विच्छेद करना होता है। दीर्घ स्वर संधि संपन्न हुई। दानवाकार संधि विच्छेद क्या होगा? है दानव धन आकार। और शिरीष का? श्री धन ईश, शिरीष। तो दीर्घ स्वर संधि अपनी पूरी हुई। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि देखो, यदि ए या आ के बाद ए या आ के बाद ई उ री आए तो
दोनों ध्वनियों के बदले क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी कि ए या आ के बाद में अगर ई या ई आता है तो ए या आ ई के बदले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ऊ आता है तो ए या आ और ऊ के बदले ओ हो जाएगा। अगर री आता है तो अर हो जाएगा। अब कैसे, तो इसका पहला नियम देखो, ए या आ आना चाहिए पहले और बाद में ई या ई आता है तो दोनों के बदले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, यथा धन इष्ट, कर्म धन इंद्रियां, कर्म धन इंद्रियां, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, गण धन ईश, गण धन ईश। अब देखो इधर क्या है, ए है, और इधर क्या है, ई। दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ए। बनेगा कैसे, अब देखो, जैसे न रै में से अपने बाहर निकाल लो ए को, और इधर क्या है, ई है, इसको बाहर निकाल, इन दोनों के बदले क्या बन गया, ए बन गया, है ना। इन दोनों के बदले ए बन गया। अब ये ए जो बना है, ऊपर बिंदी तो बिंदी लगाएंगे। अब न रै में ए जैसे ही मिला, ए और ई में ए बन गया, और रै में ए जैसे ही मिला तो ये हो जाएगा न रे, बिंदी है ना, और द्र आगे लिख देंगे, ऐसे बनेगा ये। समझ गए, ए और ई की संधि बनी, क्या हो गया, ए बन गया। अनुस्वार है तो अनुस्वार साथ में लगा दिया। अब ए जो है इसे रै में मिलेगा तो रै पर ए की मात्रा लग गई, और आगे ये ज्यों का त्यों। स्वर की मात्रा बाद में जुड़ती है या शब्द से पहले जुड़ती है, बाद में जुड़ती है। स्वर व्यंजनों के बाद में आते हैं कि पहले आते हैं, स्वर जो है व्यंजनों के बाद में जुड़ते हैं कि पहले जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। कोई भी स्वर है वो बाद में जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। तो यहाँ पर द्र आएगा सीधा, इससे पहले ई है तो ये इसके साथ जुड़ गया, ए और ई मिलकर के ए स्वर बन गया, और ये स्वर किसके साथ जुड़ गया, रै के साथ जुड़ गया, न कि द्र के साथ में। अब देखो यथा धन इष्ट है तो ये क्या हो जाएगा, यथेष्ट, यथेष्ट। और ये कैसे बना, देखो ये थ में से बाहर निकाल दिया आपने, क्या आ, और आगे क्या है, ई है, और इसके बाद में शट है, ये है, और आ और ई की संधि हो रही है। किसकी संधि हो रही है, आ और ई की संधि हो रही है। ये दोनों मिलकर के किस में बदल गए, ए में। अब थ हलंत है ना, इसमें ए जैसे जोड़ेंगे ए की मात्रा लग गई, आगे जो का त्यों लिख दो, यथेष्ट। समझ गए। इसी प्रकार से कर्म धन इंद्रियां है, क्या बन जाएगा, कर्मेंद्रियां। महाधन ईश्वर है, क्या बन जाएगा, महेश्वर। गणधन ईश है, गणेश, गणेश। लिख लिया। दूसरा नियम देखो इसका, ए या आ के बाद में अगर आ जाता है ऊ या ऊ तो दोनों के बदले क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। हाँ, कर्मेंद्रिया में
रह की रह, एक ही नहीं, एक ही तो लगी हुई है, रह कर्मेंद्रियां। अ या आ के बाद में अगर उ या उ आता है तो ओ बनेगा, ओ बनेगा। पहले चाहे ए आ जाए चाहे आ जाए, बाद में चाहे छोटा उ आ जाए चाहे बड़ा उ आ जाए। जैसे देखो बहुत बार परीक्षा में पूछा उदाहरण है परधन उपकार, नरधन उत्सव, महाधन ऊर्जा, देवधन उपासना, चरम धन उत्कर्ष। अन्य धन उपाय, शिव धन ऊर्जा। अब देखो ए के बाद उ है तो क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा, यानी रै में क्या बार निकाल दिया हमने, ए बार निकाल दिया। आगे क्या है उ, फिर क्या है पकार। संधि किन में हो रही है, ए उ, और ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ओ। अब रै हलंत है ना, इसमें ए ओ जैसे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये परो, और आगे ये ज्यों का त्यों परोपकार। ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है, फिर गलती नहीं होती। नर धन उत्सव है तो क्या हो जाएगा, ये नरोत्सव, यानी ओ की मात्रा इस पर लगेगी, यहां जो व्यंजन होगा उस पर ओ की मात्रा लगेगी। महाधन ऊर्जा है तो ये है रह गया ना, है व्यंजन रह गया, आ तो बाहर निकल गया इसमें से, तो है पर किसकी मात्रा लगेगी, ओ की, महूर्जा। देवधन उपासना, बताओ क्या होगा, देवोपासना। चरम धन उत्कर्ष, क्या हो जाएगा, चरमोत्कर्ष। प्रश्न धन उत्तर, क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर। इसी प्रकार से अन्य धन उपाय क्या हो जाएगा, अन्योपाय। शिव धन ऊर्जा, शिवोर्जा, शिवोर्जा। समझ गए। अब इसी में तीसरा नियम है, अभी हम इसको एक और तरीके से भी समझेंगे, अभी संधि विच्छेद करके वैसे भी समझेंगे। तीसरा इसका नियम है, क्या नियम है कि ए या आ के बाद में अगर आ जाता है री तो दोनों के बदले अर हो जाएगा। जैसे कि सप्तधन ऋषि, महाधन ऋण, देवधन ऋषि, नवधन ऋतु। अब वैसे तो यदि हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, सप्त ऋषि, ऐसे पढ़ रहे हैं ना, सप्त ऋषि। लेकिन अब जैसे इनकी संधि होगी, तय हलंत कर दो और बाहर निकाल लो किसको, ए को, और आगे क्या जुड़ रहा है, री, और आगे क्या है सी। संधि किन में हो रही है, ए और री में। ए और री में संधि होगी तो ये बन जाएगा अर। अब जोड़ो देखो, तय में ए जैसी हमने जोड़ा क्या बन गया, तय पूरा हो गया। अब बच गया क्या, रह हलंत। आगे क्या, रह के बाद में स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन कौन सा, स। अगर व्यंजन हो तो रह आधा ही रहेगा, फिर तो स्वर होता तो पूरा हो जाता रह, व्यंजन है तो आधा रहेगा तो शी के ऊपर चला जाएगा।
अब ये सप्तऋषि नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? सप्तर्षि। सप्तऋषि की बजाय क्या हो गया? सप्तर्षि। अर आ गई ना ध्वनि, कौन सी आ गई? सप्तर अर, सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि। समझ गए? इसी प्रकार से ये है महाऋण। कौन सा शब्द है? महाऋण। अब देखो इनकी संधि कैसे होगी? है में से आ बाहर निकाल लो और आगे क्या है? री है और फिर क्या है? अण है। आ और री जो है ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? अर। अब मह में ए जोड़ देंगे अपने तो ये मह हो जाएगा, और रै हलंत है और आगे व्यंजन है तो अण के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा महरण। कहां तो देखो महाऋण था, महाऋण। अब उच्चारण क्या हो रहा है? महरण, महरण, अरण, अरण, महरण, है ना? इसी प्रकार से देवधन ऋषि है, इसको क्या बोल रहे हैं अपने? देव ऋषि। क्या बोल रहे हैं? देव ऋषि। लेकिन जैसे ही संधि होगी ये हो जाएगा देवर्षि, देवर। अब देवर हो गया देवर्षि। देव ऋषि की बजाय क्या हो गया? देवर्षि। समझ गए? फिर देखो नवधन ऋतु है, नवधन ऋतु, लेकिन संधि होगी तो क्या हो जाएगा? नवरतु। ऋतु नहीं बोलेंगे, नवरतु, नवरतु। तो ये गुण स्वर संधि होगी, ए ओ अर। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि में विच्छेद भी है, गुण स्वर संधि में बहुत से अपवाद भी हैं, वो भी अपने कल पढ़ेंगे, संधि विच्छेद और अपवाद।